सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार का उल्लेख है? ठीक है, देखो तो एक अधिवक्ता होता है और एक कौन होता है, महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले देखो आप सेंटर, अब यहाँ नहीं, चलो और नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, देखो सेंटर का सीन क्या है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपका होता है पार्लियामेंट, संसद होती है जहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा होता है। ठीक है, ये दोनों होते हैं यहाँ के। अच्छा, तो राज्यसभा का मान लो कोई मेंबर है, मान लो सुधा मूर्ति जी राज्यसभा की मेंबर है। ठीक है, सुधा मूर्ति जी मेंबर हैं, ये पार्टिसिपेट तो कर सकती हैं लोकसभा में। देखो लोकसभा में पार्टिसिपेट तो कर सकती हैं बट वोट नहीं कर सकती। पार्टिसिपेशन हो सकता है मतलब, ठीक है, बैठ सकती हैं, बैठक में भाग ले सकती हैं बट बोल नहीं सकती। कांट बोल सकती हैं बट कांट वोट। ठीक है, वोट नहीं कर सकती मतलब, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो सकता है बट वोट नहीं कर सकती। ऐसा होता है राज्यसभा के मेंबर का लोकसभा में हाल। ठीक है, तो ये होता है मतलब जिस सदन के आप मेंबर हो वहीं पर वोटिंग का अधिकार आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो ये आपको समझ गए। तो यहीं पर होते हैं एक अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का पता है आपको क्या सीन, अटॉर्नी जनरल, अच्छा इसका क्या मतलब, महान्यायवादी होते हैं। आर्टिकल नंबर कौन से में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। इनका नाम क्या है, महान्यायवादी। आप हिंदी में भी लिख लो तो महान्यायवादी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आती होगी इंग्लिश, तो हिंदी में उनके लिए लिख देता हूँ। तो आर्टिकल 76 में बात की गई है। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अपॉइंट करता है, अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई इनकी। और क्या होता है, अच्छा हाँ, तो ये इसका काम क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको लीगल मैटर पर सलाह देती है। मतलब जो भी कानूनी मैटर होते हैं, मामले होते हैं, उन पर सलाह देती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको काम तो पता ही होगा। और होल्ड ऑफिस मतलब कब तक ऑफिस में रहती है, होल्ड्स ऑफिस प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक मस्त काम करते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के प्लीजर, प्रेसिडेंट को खुश रखो भैया, ये काम है इनका। ठीक है, तो ये तो हो गया। और इनको जो वेतन और भत्ता मिलता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो एक बार कर दिया था वो चलता रहता है, ऐसे बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनको भी पार्टिसिपेट करने का हक है। ये किस आर्टिकल के द्वारा पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखो, ये लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर कौन सा कहता है, आर्टिकल नंबर हमें 88 कहता है। आर्टिकल 88 आर्टिकल क्या कहता है, इन्हें राइट टू स्पीक है, मतलब राइट टू स्पीक है, बोलने का अधिकार है। बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट कांट वोट, सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन पूछा गया था आर ओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ना लास्ट टाइम, जो कैंसिल हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो वोट नहीं कर सकते, राइट टू स्पीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों सदनों में, बट वहाँ वोटिंग का अधिकार इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वोटिंग का अधिकार सिर्फ वहाँ सदन के सदस्यों को ही मिलता है। तो ये आर्टिकल यहाँ होगी, ये हमने कर लिया सेंटर, मतलब सेंटर के इस पक्ष में। ठीक है, अब करते हैं स्टेट के लिए जो क्वेश्चन है हमारा। स्टेट में क्या ना, स्टेट में आपका हो गया विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल के बारे में करना है। तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये हमने प्रेसिडेंट के लिए किया, सेम चीज़ हम उसके लिए करते हैं विधानमंडल में गवर्नर के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे गवर्नर नहीं, जैसे अटॉर्नी जनरल के लिए इसमें किया हमने, इसमें एडवोकेट जनरल के लिए करनी। तो आर्टिकल 165 इसमें क्या होता है, इसमें होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल के बारे में बात करेंगे। तो महाधिवक्ता इन्हीं को कहते हैं। इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे प्रेसिडेंट वहाँ काम करता है वैसे गवर्नर यहाँ काम करता है। तो गवर्नर इनको अपॉइंटमेंट करता है।
इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, फंक्शन सब इसी में, ठीक है। तो आर्टिकल 160 में 165 में ड्यूटीज़ फंक्शन जो भी हैं सब यहीं पर हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन मतलब क्या होती है, मतलब हाई कोर्ट का जज बन सके, तो हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता हो उसमें, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एडवोकेट जनरल में, ठीक है। और ऑफिस कब तक होल्ड करता है, जब तक प्लीज़र ऑफ गवर्नर होती है, तो आपको पता है गवर्नर ये इसका वेतन भत्ता निर्धारित करता है, ठीक है। आपको इतनी बात पता है, अगर आपको सेंटर से स्टेट में जाना है +89 करना पड़ता है, कुछ बातें छोड़ के, मतलब कुछ अपवाद हैं, बट देखो आपने 76 में 89 किया, अब हम 88 में +89 करेंगे, कौन सा आएगा, 88 में +89 करेंगे 177, ठीक है। तो 177 में क्या है, राइट टू स्पीक, मतलब राइट टू स्पीक और पार्टिसिपेट, तो स्पीक एंड पार्टिसिपेट, ठीक है। तो स्पीक एंड पार्टिसिपेट बट कांट वोट, विधानमंडल में पार्टिसिपेट कर सकता है बट कांट वोट नहीं कर सकता बेटा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 177, आर्टिकल नंबर 177, यही तो पूछा था, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार को लेकर 177 में है, ठीक है। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई, मैंने सेंटर और स्टेट दोनों का करवा दिया, अब आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया इतना। अब चलो बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 183 में क्या है, तो 183 में वैकेशंस है, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ, तो वैकेशंस हैं, वैकेशंस हो गया, रिजिग्नेशंस हो गया, ठीक है, रिजिग्नेशन हो गया, और क्या हो गया, और एक चीज़ क्या है, रिमूवल ऑफ चेयरमैन, रिमूवल भी है, ठीक है। तो रिमूवल भी है। अब ये किसका है, ये तीनों चीज़, ये है सबका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये और डिप्टी चेयरमैन कहाँ के, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे काउंसिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और चलो अब 179 में करते हैं। 179 में क्या है, तो 179 में भी सेम चीज़ें हैं। तो 179 में भी वैकेशन हो गया, रिजिग्नेशन हो गया और रिमूवल हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ इसमें भी हैं, बट किसके लिए हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए, ठीक है। तो स्पीकर, ठीक है, तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए, ठीक है, डिप्टी स्पीकर के लिए। तो ये इनका, ये कहाँ के डिप्टी स्पीकर, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बातें थोड़ा थोड़ा अंतर है बट काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट को, अच्छे से करना ये क्वेश्चन तुम लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं 181 में क्या बात की गई भाई, चलो इसमें क्या होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर और जो आपका डिप्टी स्पीकर है, तो डिप्टी स्पीकर ये दोनों नॉट टू प्रिसाइड, मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे, नॉट टू प्रिसाइड मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन अंडर प्रोसेस हो, रिमूवल रेजोल्यूशन अंडर प्रोसेस हो, तो आप ये खुद अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये तो पता होगा, ठीक है। जब इनके खुद का रिमूवल हो रहा होगा ना, उसका प्रोसेस चल रहा होगा, तो ये खुद नहीं अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। मतलब खुद अध्यक्षता की, यहाँ नहीं, हम ही हैं अध्यक्ष इसमें भी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया, ये हमने क्लियर कर दिया, पूरा सब कुछ आपको समझ आ गया, ठीक है। आ जाओ, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नील विद्रोह, एक किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। देखो नील विद्रोह के बारे में, इंडिगो रिवोल्ट, तो इंडिगो रिवोल्ट आप जानते हो, है ना। तो ब्लू मत कहना, इंडिगो होता है, ये ब्लू क्या ही, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह। अब ये बताओ, तो इंडिगो रिवोल्ट के बारे में क्या जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1859 to 60 के आसपास, ठीक है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। कौन थे प्रमुख शुरुआत करने वाले, प्रमुख नेता कौन थे, दिगंबर, तो नाम लिख लो इनका दोनों का, दिगंबर, तो दिगंबर एंड विष्णु विश्वास, ठीक है, सॉरी विष्णु राय नहीं, तो विष्णु विश्वास, तो विष्णु ये वाला विश्वास लिखो, तो विष्णु विश्वास, ये दोनों प्रमुख नेता थे इसके इंडिगो रिवोल्ट के, ठीक है। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था। नादिया डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, नादिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और क्यों हुआ था। अच्छा इसको एक और पहले क्वेश्चन लिखो, कवर्ड किसने किया, कवर किसने किया था, कवर्ड बाई, तो कवर्ड बाई लिखो, तो कवर्ड बाई नील दर्पण,
और नील दर्पण को किसने लिखा था? नील दर्पण एक फेमस बुक है, किसकी है वो लिखो। तो नील दर्पण, ठीक है, कवर्ड बाय नील दर्पण, ये किसकी बुक है? दीनबंधु मित्र की। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, दीनबंधु मित्र जी का ये उपन्यास है, ठीक है। तो इसमें ये कवर किया गया था इंडिगो रिवोल्ट अच्छे से, ठीक है। अब ये क्यों लाया गया था, हम इंडिगो रिवोल्ट की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों विद्रोह करना पड़ा? तिनकठिया पद्धति के बारे में सुना है आपने? तिनकठिया पद्धति, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना? तिनकठिया पद्धति, इसमें क्या होता है, 20 भाग में से 3 भाग में, 20 में से 3 भाग में आपको क्या क्या करनी पड़ेगी? नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि नील का जो रंग था ना, यूरोपियंस को काफ़ी पसंद आने लगा, उनको चाहिए थे, तो वो ज़बरदस्ती जबरन, और बंगाल की भूमि नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि थी इंडिया में, तो जबरन बंगाल के किसानों से ये लोग, अंग्रेज लोग, काम कराते थे कि तिनकठिया पद्धति, आप 20 में से 3 भाग में आप नील ही नील लगाओ, वो फिर हम ले जाएंगे। तो ऐसा काम होता था, तो इस वजह से नील विद्रोह करना पड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर 1859 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और विद्रोह, एक फेमस विद्रोह, उसके बारे में भी लिखो। सन्यासी विद्रोह का बताओ। तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सन्यासी विद्रोह, अच्छा ये इसका वर्णन कहाँ है? मतलब सन्यासी विद्रोह का एक फेमस उपन्यास में वर्णन है, वो किसका उपन्यास है और कहाँ? ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था? ये हुआ था बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल में हुआ था कब से कब तक? 1763 से 1800 के आसपास चलता रहा, ठीक है, 1763 से 1800 तक चलता रहा। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता थे मजनूम शाह। तो मजनूम शाह एंड और ये किस पर थी? अच्छा ये बताओ। तो मजनूम शाह एंड, दोनों का लिख लो, एक फेमस महिला भी थी इससे रिलेटेड, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी का नाम बहुत एग्जाम में आता है, देवी चौधरानी का, है ना, आपने इसका सुना भी होगा कई बार, देवी चौधरानी, ठीक है। तो इन दोनों का नाम था, इसे मजनूम शाह एंड देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखो तुम लोग। उसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, या चट्टोपाध्याय भी कह सकते हो आप, चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनकी बुक है, इनका कौन सा बुक था, किस पे बेस्ड था? आनंद मठ। जो ये आनंद मठ है, इसी सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड था, ठीक है। तो आनंद मठ इनका सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड डाउन था, तो ये आपको ध्यान रखना सन्यासी विद्रोह के लिए और बंकिम चंद्र जी के लिए। अच्छा, पागलपंथी बताओ। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह बताओ, किसी को पता? पागलपंथी ये 1825 से 33 के आसपास हुआ था, और ये भी कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था, ठीक है। तो ये भी बंगाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? करम शाह और टीपू शाह। तो करम शाह एंड टीपू शाह, ठीक है। तो करम शाह एंड टीपू शाह प्रमुख नेता थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोपिला विद्रोह का आपने खूब नाम सुना होगा, मोपिला या मप्पिला कह लो या मोपिला कह लो, ठीक है। तो मोपिला या मपिला का ये 1921 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? केरल का जो मालाबार तट है ना, तो यहाँ पर, ठीक है। तो मालाबार तट में, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो इतना ही आपको देखना है इसमें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घोषणा शुरू में कितनी अवधि के लिए लगाई जाएगी? इमरजेंसी के बारे में बताओ। इमरजेंसी पता है ना आपको? तो इमरजेंसी मैंने पहले भी एक क्लासों में कवर कर चुके थे, हमने नेशनल इमरजेंसी कवर किया था शायद, है ना उसमें। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है, पार्ट कौन सा? पार्ट 18 है संविधान का, आर्टिकल 18 को हम ऐसे भी लिख सकें, कुछ लोग ऐसे देखें, ठीक है। तो ये तो पता है, आर्टिकल कौन है? आर्टिकल तो हम कर लेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेयर भैया? ये आर्टिकल के जो इमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके लिए है, ठीक है। अब आ जाओ, चलो एक हो गया, पहला हो गया आपका आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के बारे में करना है। दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 हो गया। तीसरा कौन सा है? आर्टिकल 360, ठीक है। इन तीनों आर्टिकल के बारे में बताना, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसमें आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आ गई, तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी हो गई। और इसमें कौन सी है? प्रेसिडेंट रूल कहते हो आप, प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो इसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हो आप लोग। और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये तीनों इमरजेंसी के बारे में करते हैं, चलो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये 3 बार लगी है अभी तक, एक तो 1962,
1971 और 1975। 1975 वाली बहुत ज़्यादा चर्चा में क्यों रही? क्योंकि ये 25 जून 1975 को रही। तो 25 जून को हमने फिर जो अभी की हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार ने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। तो संविधान हत्या दिवस ऐसा क्यों भाई? संविधान हत्या दिवस ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो लगी थी, ये इमरजेंसी लगी थी ना, किस पर लगी थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको फिर हमने किस संविधान संशोधन से हटाया? देखो, तो किन बेसिस पे लग सकती है इमरजेंसी? इमरजेंसी लगती है एक तो हमारा वॉर चल रहा हो, और क्या चल रहा होगा? एक्सटर्नल अग्रेशन चल रहा हो, ठीक है। एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये तीन ग्राउंड थे। बट बाद में जब ये 1975 में इंदिरा गांधी साहब ने ऐसा कर दिया, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, तो इसको हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, ठीक है। तो 1978 में इसके द्वारा हमने इसको ग्राउंड क्या कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया, इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आर्म्ड रिबेलियन ये कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, प्रोक्लेमेशन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, और राज्यसभा से दोनों से पास होना चाहिए। तो रोज राज्यसभा लोकसभा से पास होने विथ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास होना चाहिए। बट जब इसको हटाना होगा 1 महीने के अंदर, हाँ 1 मंथ के अंदर ये पास होना चाहिए जब नेशनल इमरजेंसी लगे, ठीक है। तो ये आप 1 महीने के अंदर पास करोगे। बट जब आपको इसको हटाना हो, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रिमूवल। तो रिमूवल कब होगा? प्रेसिडेंट तो कर ही सकता है रिमूवल, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने लगाया है। तो प्रेसिडेंट इसका रिमूवल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना। अच्छा, अब इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की टर्म एक बार में सिर्फ 1 साल बढ़ाई जा सकती है। ये तो मैंने ये सब कराया, मैंने बहुत डिटेल से कराया था आपको, और वापस से रिवाइज भी करा दिया अच्छे से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल 1956 आर्टिकल नंबर 356 के बारे में करते हैं। देखो, ये कब लगाया जाता है? जब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होती है, कैन नॉट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चले, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चला पा रहे हों, के अकॉर्डिंग, ये ऐसे ही लिख लो, अकॉर्डिंग, आप समझ लो बस, हो गया। ना चल पा रहा हो, ठीक है। तो ना चल पा रहा हो, ठीक है। आप मतलब ऐसा समझ जाओ, मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। एक और ग्राउंड है, एक और, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तब राज्यपाल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है और फिर सब हो जाता है, ठीक है। एक 365 में है आर्टिकल 365 है। अगर यूनियन उनको कुछ डायरेक्शन देता है स्टेट को, तो यूनियन कुछ डायरेक्शन देता है स्टेट को, और स्टेट उनको कर नहीं पाता। अगर स्टेट फेल हो जाता है देन तब भी लगा दिया जाता है, ठीक है, इमरजेंसी। ये मैक्सिमम कहाँ लगा है? मैक्सिमम लगा है मणिपुर में मैक्सिमम बार स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? इसको हमको पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट में 2 महीने के अंदर पास कराना होगा, 2 माह के अंदर पास, ठीक है, 2 माह के अंदर। तो 2 माह के अंदर पास कराना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर 1 महीने के अंदर पास कराना होता है नेशनल इमरजेंसी में, जबकि प्रेसिडेंट रूल में हमें 2 महीने के अंदर पास कराना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना है, ठीक है। चलो, अब तो इसको क्वेश्चन क्या है? ऐसी घोफड़ा शुरुआत में कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 माह के लिए, ठीक है। 6 माह के लिए ही कर सकता है, 6 माह से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 6 महीने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो टोटल 6 माह के लिए एक बार में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी कब? बिल्कुल नहीं, ये 0 बार, ठीक है। तो 0 बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, ये हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब का है ये? 1935 का। तो इस एक्ट से हमने इमरजेंसी हासिल की है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हम कुछ हटाते हैं, तो वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया, तो वो सब हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? अब बताओ,
देखो सेंसस का मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं सेंसस को आपका ऐसा करा दूंगा ना कि आपका क्वेश्चन कोई भी आएगा तो वही क्वेश्चन, और आएगा तो आप कर लोगे। ये तो मैंने सारे करा दिए हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो चलो सेंसस कब आया था? 2011 में। किसने हेड किया था इसको? हेड करने वाले कौन थे? तो सी चंद्रमौली। कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। इसका वो क्या था, थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। तो ये सब थीम थी, ये सब तो आपको पता है, अच्छे से पता है, ठीक है। चलो अच्छा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला इस राज्य कौन सा बना, किसी को पता है कुछ? जनसंख्या भाषा वाषा तो हम ठीक है कर ही लेंगे। अच्छा लिंग्विस्टिक ये बताओ तुम लोग, लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर पहला स्टेट कौन सा बना, इस बेसिस पर राज्य कौन सा बना बताओ। पहला राज्य, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट अब कैसे बना, मैं इसकी कहानी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। पहले आ जाओ भाषाओं के बारे में कर लो थोड़ा, ठीक है। देखो भाषाएं कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इस 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती थी? तो हिंदी बोली जाती थी, वो भी 43.6%, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? बंगाली है। दूसरे नंबर पे आपकी बंगाली 8% हो गई। तीसरे नंबर पे मराठी है, ठीक है। तो मराठी कितने लोग बोलते थे? 6.86%। और चौथे नंबर पे तेलुगु हो गए, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेज तो आपको याद ही रखनी है। 6.6 परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट क्रम ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों ऊपर टॉप से हो गई। तो अच्छा लीस्ट लैंग्वेज कौन सी, लीस्ट सबसे कम कौन सी बोली जाती है, ये भी तो लिखना, यही तो क्वेश्चन है हमारा। लीस्ट नीचे से टॉप पे कौन है? नीचे से टॉप पे है आपकी संस्कृत। तो संस्कृत अहम विद्वानम ऐसा कुछ है ना, संस्कृत में सबसे टॉप पे संस्कृत है, देन आपकी बोडो है, देन आपकी मणिपुरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सबसे कम संस्कृत होगी, तो आपसे ये करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो कौन से शेड्यूल में हमने लैंग्वेज रखी है? किस शेड्यूल में हमने 22 भाषाओं को रखा है अपनी? तो 22 भाषाओं को रखी, ये कौन सी है? 8वीं शेड्यूल है। और मैंने ये करार रखे हैं 22 भाषाएं कब कैसे ऐड हुई। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान बना था, और फिर मैंने ये बाद में 8 भाषाएं कैसे कब कौन सी कब जुड़ी, मैंने सब कराया हो, ठीक है। चलो तो इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ पर। तो लिंग्विस्टिक बेसिक पे हमारा पहला राज्य कौन सा बना था? ये सबको पता है, आंध्र प्रदेश। बट कैसे बना था? देखो सबसे पहले आया एक धार कमीशन। धर कमीशन आया, ये भी भाषाई राज्यों के लिए था। धर कमीशन का क्या काम था? इसका काम था कि भाषा के आधार पर राज्य बने या नहीं। ये आया था 1948 में। तो इसने कहा भाषाई आधार पर, तो भाषा आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, तो राज्य बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसने ये कह दिया। तब विद्रोह बढ़ गया, बहुत अच्छा, मतलब अनशन करने लग गए लोग। फिर आई एक जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी ने भी कहा कि यार नहीं यार, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे कोई भी राज्य बना दो। इसने भी मना कर दिया। तब बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह बढ़ा। और फिर यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर एक कौन थे? पोट्टू श्री रामलू। ये पोट्टू श्री रामलू, इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए अनशन किया। तो पोट्टू श्री रामलू इन्होंने मतलब फास्ट रखा और इनकी मृत्यु हो गई, मतलब अनशन टू द डेथ, फास्ट टू डेथ तक इन्होंने अनशन किया। और इसी वजह से आंध्र प्रदेश को आनन फानन क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चौस हो रहा था राज्य में। तो आंध्र प्रदेश को हमने क्रिएट किया। अब आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ तो लोगों ने कहा नहीं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए सब, मतलब एक लोग को मिल गया तो अब हमें क्यों नहीं मिल सकता, तो हमें भी चाहिए। तब जाके आपका बना ये कौन सा? फजल अली आयोग। पता है ना ये इसके बारे में, बहुत ही फेमस है, फजल अली कमीशन। तब आपका बना फजल अली कमीशन, ठीक है। तो ये कब बना? इसने कहा भाषाई राज्य बनेंगे, ठीक है। तो भाषाई आधार पर राज्य बनेंगे, मतलब करना वही है, सब लास्ट में वही हुआ, ठीक है। तो ये आपका आया 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट दी 1955 में। तो रिपोर्ट दी 1955 में, तो ठीक है 1955 में रिपोर्ट दी, ये आपको पता है। तब जाके एक एक्ट पारित हुआ, कौन सा? बट इसने एक बात और कही थी फजल अली आयोग ने, इसने कहा कि यार 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की आप लोग जिद छोड़ दो। एक लैंग्वेज 1 स्टेट ये तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 स्टेट ये इसके लिए ये नहीं माने, ठीक है, इसके लिए नहीं माने बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने क्या बना लिया? यहाँ पर हमने बना लिया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये बन गया हमारा, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कब एक्ट बना?
तो ये एक्ट बना 1956 जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये इसने बना दिए 14 स्टेट और प्लस 6 यूटी थे यहाँ पर। फिर हमने अब इतने बना लिए, अब मैंने सब कराया, ये भी कराया कौन सा स्टेट कब बनाया है ना, तो वो मैं फिर से नहीं कराने वाला। आप लोगों ने अगर शुरू से क्लासेस की होंगी तो आपको सब समझ रहा होगा, है ना। अगर आप सीधे डायरेक्ट आप जंप कर रहे होगे यहाँ पे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर 11th लेक्चर पे हो तो आप पहले 10th कंप्लीट करो, तब आपको 11th पे आना चाहिए। रूल यही है अगर आपको कायदे से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। तो ये मूल पहले विशेषताएं देख लो यार। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो आप आंख बंद करके कर दोगे, है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान भारत की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता है। लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट कौन सा, मतलब सबसे लंबा सबसे लेंदी है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। सोवरेंटी ऑफ पीपुल, मतलब सोवरेंटी क्या होता है, सोवरेंटी होता है आप संप्रभुता, संप्रभुता की बात की जाती है, मतलब भ्रातृत्व भावना रहेगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संसदीय व्यवस्था रहेगी, बिल्कुल सही। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपीज हैं, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो रिजिडिटी भी है, मतलब 368 अनुच्छेद के तहत हमने रिजिडिटी भी प्राप्त कर ली कि मतलब आसानी से चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब आसानी से भी तुम चेंज कर सकते हो, तो मतलब दोनों चीज़ें देखी। सिंगल सिटीजनशिप है, अच्छा ये हमने कहाँ से ली, ये हमने ली थी यूके से, तो सिंगल सिटीजनशिप है। अच्छा डुअल सिटीजनशिप कहाँ, यूएसए में, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन है। असेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी। एडल्ट सफरेज, मतलब एडल्ट सफरेज क्या होता है, वयस्क मताधिकार। तो ये सब आपके संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सब आपके संविधान की विशेषताएं, तो ये भी आपको ध्यान रखिए। तो अच्छा आंसर बताओ। संसदीय प्रणाली बिल्कुल है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण बिल्कुल है। सबसे लंबा लिखित संविधान बिल्कुल है। एक ही स्रोत से लिया गया, ये करेक्ट है, क्योंकि विशेषता नहीं पूछा है ना, यही करेक्ट है। कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया, यूके से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, आयरलैंड से लिया, जापान से लिया, हर जगह से लिया हमने, है ना। तो हाँ, ये मिक्स ऑफ बहुत सारे देशों का हमने सार लिया है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सभी जगह से कलेक्ट की हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक ये बता दो तुम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पता चला था हमें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में पता चला, एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस, केबीसी, है ना। केशवानंद भारती केस कब हुआ था, ये 1973 में। इसी में बताया गया कि संविधान का आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, प्रस्तावना संविधान का भाग है। फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्रीष्मकाल के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली सामान्य हवा के लिए प्रयुक्त होता है। लोकल विंड्स कहते हैं इनको। लोकल विंड्स आपको पता है। अच्छा भारत में क्या सीन है, भारत में ये तो आपका आंसर इसको पता ही होगा, लू है ना, ये तो पता है। लोकल विंड्स क्या होता है, लोकल विंड्स क्या होता है, किसी एक स्थान विशेष पर चलने वाली हवाएं। लोकल विंड्स क्या होता है, किसी एक स्थान मतलब इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ एरिया, है ना। तो इन अ सर्टेन पार्ट, अब किसी स्थान विशेष में चलने वाली हवा क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी लोकल विंड्स कहलाती हैं। अच्छा विंड्स क्या होती है, विंड्स होती हैं विंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो हो गई परमानेंट, एक तो परमानेंट हो गई, एक तो हो गई लोकल। ठीक है, तो लोकल के हम करने वाले हो, परमानेंट आप जानते हो, परमानेंट पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज पता है ना सब आपको, वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज ये तो पता है। रोरिंग 60s ये सब आपने देख रखा होगा, है ना, ये सब आपने पक्का देख रखा होगा। तो ईस्टर्लीज, ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक है, तो ईस्टर्लीज क्या होती है, जो ट्रेड विंड्स नहीं होती, ये भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे ऐसे 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 चलती है ना, ऐसे, याद है ना, याद आ गया, 0 डिग्री के ऊपर थी, ये तो मैंने करा रखा है। चलो अब लोकल विंड्स पे कहते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र में चलने वाली जो हवाएं होती हैं लोकल विंड्स कहलाती हैं। ये मतलब अब लू इंडिया में है तो वो कहीं और नहीं होगी। ठीक है, अब लू चलती क्यों है भाई, मेन क्वेश्चन तो आपका ये भी बन सकता है ना, ये जो आपकी लू है ये चलती क्यों है, बिकॉज ऑफ एडवेक्शन, मतलब ये बिकॉज ऑफ एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्या है सर, आप टर्म पे टर्म बताते जा रहे हो। बिकॉज ऑफ एडवेक्शन के कारण चलती है। अब एडवेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रेशर,
जब हॉरिजॉन्टल चेंज होता है तो हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रेशर, तो उसको एडवेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर, अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेशर के कारण ही हवाएं चलती हैं, ये तो हमने पता किया है ना। तो इसी से विंड का मूवमेंट होता है, हवा जो चलती है विंड मूवमेंट कैसे होता है, प्रेशर चेंज के कारण। तो ये आपको पता है। देखो अगर देखो नीचे अगर कहीं पे आपकी वार्म हवा है, वार्म एयर है, तो ये ऊपर जाएंगी और यहाँ पर क्या बादलों का निर्माण करेंगी, बादल का निर्माण करने वाली, ठीक है। अगर आपकी कोल्ड विंड्स है नीचे तो आपको क्लियर स्काई मिलने वाला है ऊपर, क्लियर स्काई, ये आपको फिनोमेना पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारी हवा क्या चलती है, वार्म है और ऊपर जाती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी हवा चलती है। तो ये पता है ना, इतनी बातें आपको पता है, ठीक है। तो लू को कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब जी कुछ और देख लेते हैं, ये सारी हैं, मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ आपको। देखो चिनूक हो गया, ये यूएसए के आस पर चलती, ये वार्म लोकल विंड्स हैं, मतलब हॉट लोकल विंड्स हैं। जो आपको देखो ब्लू एरिया दिखे, ब्लू से दिखे वो कोल्ड लोकल विंड्स हैं, और जो रेड से दिखे वो वार्म है, ठीक है। तो ये आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सिरक्को, अच्छा ये पहले ये इंपॉर्टेंट है, सिरक्को इंपॉर्टेंट है, हरमट्टन, खामसिन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिनूक देख लो, सेंटा एना देख लो, ब्लिजार्ड देख लो, ये कोल्ड है ना, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड तो आपको पता होगा। इसको हम चिनूक को हम क्या और क्या किस नाम से जानते हैं, तो स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। तो स्नो ईटर के नाम से चिनूक जानी जाती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, चलो ये पैम्पेरो हो गया, जोंडा हो गया, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो सिरक्को, ये कहाँ चलती है सिरक्को, इसका और क्या नाम है, इसको हम ब्लड रेन, ब्लड रेन का कारण बनती है सिरक्को, ठीक है। क्यों, कैसे भैया, ये जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, सिरक्को इधर से मेडिटेरियन सी की ओर चलती है। तो ये पूरा मेडिटेरियन सी में जब नमी प्राप्त होती है तो ये मेडिटेरियन सी में ब्लड रेन, मतलब यहाँ से लाल रंग की रेत ले जाती है, उसी को यहाँ पर बारिश करती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्लड रेन का कारण भी माना जाता है, ठीक है। सहारा डिजर्ट से मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर में ये रेड ब्लड रेन करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरमट्टन, हरमट्टन को हम इसको डॉक्टर विंड्स भी के नाम से जानते हैं, ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर विंड्स के नाम से भी जाना जाती है हरमट्टन। ये गिनी की खाड़ी में बारिश करती है। खामसिन, खामसिन भी यहीं पर है, और इसी को खामसिन को और क्या कहते हैं, खामसिन, यहीं पर एक हबूब भी है, ठीक है। तो हबूब लोकल विंड्स भी यहीं पर है, ठीक, हबूब, ठीक है। चलो ये लू देखो, इंडिया में लू है। ये फोन है, फोन यूरोप में, ठीक है। मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल और बोरा दो ना, कोल्ड लोकल विंड से मिस्ट्रल एंड बोल, ठीक है। फोन कहाँ चलती है, आल्प्स माउंटेन में चलती है, आल्प्स माउंटेन, ठीक है। तो आल्प्स माउंटेन में फोन, खारा बुरान एंड बुरान, ये सब रशिया वगैरह में, तो ये सब ध्यान रखना है। बस्टर्स ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक और याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक हॉट चलती है, उनको क्या कहते हैं, ऐसे चलती है, इनको क्या कहते हैं, ब्रिक फील्डर। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था इसलिए मुझे याद है। तो ठीक है, ब्रिक फील्डर्स इनको नाम जाएगा। ये हॉट लोकल विंड्स है, मतलब वार्म लोकल विंड्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, अच्छा इतना तो ठीक है। अब आपको एक और बता देते, एक फिनोमेना और है, प्री मानसून शावर। मैंने इनका वैसे नाम करा रखा है यार, आपको याद नहीं आ रहा मुझे, कराया या नहीं पता नहीं। चलो प्री मानसून शावर थोड़ा सा है, मैंने यह बता देता हूँ, थोड़े कुछ नाम बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखो बस एक ये देख लो, ब्लोजम किसको कहते हैं, ब्लोजम या मैंगो शावर, ये कहाँ होती है, ब्लोजम या मैंगो शावर। अच्छा ये चलती कब है, देखो जो मानसून से पहले की जो शावर होती है, मई में जो चलती है, अभी मई जून में जो चलेंगी ना हवाएं, वो उनको कहते हैं प्री मानसून शावर, मैंगो शावर। अब ये आम के पकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको मैंगो शावर कहते हैं। ये केरल और कर्नाटक, तो केरल और कर्नाटक में फेमस है, ठीक है। ये मैंगो शावर हो गई। और काल बैसाखी कहाँ चलती है, तो काल बैसाखी बताओ, तो काल बैसाखी, तो काल बैसाखी, तो काल बैसाखी चलती है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो काल बैसाखी आपकी वेस्ट बंगाल में हो गई। बारदोली चीरा बताओ, बारदोली चीरा कहाँ है, तो बारदोली चीरा कहाँ चलती है, तो बारदोली चीरा ये आपकी चलती है असम में, ठीक है। तो असम में चलती है बारदोली चीरा। तो ये आपको ध्यान, कुछ और ये बस इतना ध्यान रखिए अभी, ठीक है। वैसे मैंने करा रखा है इन्हें सब कुछ। चलो आ जाओ, हमने आंसर मार्क कर लिया, हाँ ठीक, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक रक्षा प्रदान करता है। अब बताओ भैया, ब्लड के बारे में सीन है, ठीक है। तो ब्लड के बारे में बताओ, चलो आ जाओ, ब्लड के करते हैं। तो ब्लड का कौन सा पार्ट हमें रक्षा प्रदान करता है, इसको पहले तो ये क्या है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड है पता है सबको। कनेक्टिव, ये भी पता है, मतलब संयोजी है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको पता है, ठीक है।
इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब आवाजाही का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसको ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन तो करता है बट किसका करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये O2 का, O2 का करता है, हार्मोन्स का करता है, ऑक्सीजन का करता है, हार्मोन्स का करता है, और किसका करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का भी करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड हमारा। अच्छा, ब्लड भी हमारा दो पार्ट में होता है ना, ब्लड जो होता है हमारा दो पार्ट में होता है। कौन सा, एक लिक्विड हो गया, तो लिक्विड हो गया, और दूसरा कौन सा है, दूसरा हम सॉलिड वाला। ठीक है, दूसरा हमारा सॉलिड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए ब्लड के, दोनों पार्ट के बारे में देखना। लिक्विड वाले में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, प्लाज्मा हमारा। तो ब्लड का जो टोटल एरिया होता है ना, ब्लड का टोटल 55% लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में हमारा 92% वाटर होता है। बाकी 8% क्या होता है, 8% यही आपका हार्मोन्स वगैरह। इसका कलर क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। तो लाइट येलो कलर का होता है प्लाज्मा हमारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 92% पानी होता है प्लाज्मा में, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या होता है, सॉलिड पार्ट में आपके 3 होते हैं, एक RBC हो गया, एक WBC हो गया, और एक क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये सब तीनों के बारे में मैंने खूब कराए हैं ना, प्लेटलेट्स। चलो, अच्छा, चलो, इनके बारे में करना है हमें डिटेल से, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, चलो यहाँ पे करते हैं। चलो, पहले RBC लिखो, तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारा बना है इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के बारे में आ जाओ। तो RBCs का क्या होता है, RBCs को हम किस नाम से जानते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स इसका दूसरा नाम है, इरिथ्रोसाइट्स। और WBCs का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से WBC जानी जाती हैं, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से प्लेटलेट्स जानी जाती हैं आपको। ठीक है, तो तीनों के नाम ये पता चल गए। अगर ऐसे आप पूछा आता तो ये भी आप बता पाओ, मैं इसलिए लिखा देता हूँ। शेप कैसा होता है इनका, शेप बताओ, और इनका देखो, शेप बता दोगे और क्या ही बताओगे। और लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ मतलब जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन, तो लाइफ कितनी होती है इनकी ये बताना है। ठीक है, और इनके फंक्शंस बताना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ करते हैं हम। ठीक है, आ जाओ, चलो। तो शेप कैसा होता है, शेप होता है आपका बाइकनकेव होता है, किनका, RBCs का। तो RBCs का शेप क्या होता है, बाइकनकेव होता है। और इनका क्या होता है, WBCs का इरेगुलर होता है, मतलब कोई शेप नहीं होता, आप शेप के लिए परेशान मत हो। और प्लेटलेट्स का भी इरेगुलर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, शेप तो ऐसा सीन हो गया। लाइफ स्पैन कितना RBCs का कितना होता है, ये पूछा जाते हैं क्वेश्चन, 120 दिन। 120 दिन RBCs का होता है। फिर ये दम कहाँ तोड़ते हैं, कहाँ इनका ख़त्म होता है, इंड कहाँ होता है, इंड होता है इनका स्प्लीन या प्लीहा के नाम से जानते हैं ना, आत्महत्या की थैली, प्लीहा। चलो, सॉरी, ठीक है, RBCs का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। ठीक है, अच्छा, इनका कितना होता है, WBCs का 15 से 20 दिन होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का 9 से 12 दिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, ये दिन कितने, मतलब इनका लाइफ साइकिल, जीवन काल क्या होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये फंक्शंस देखो। अच्छा, ये रेड होते हैं ना, RBCs आपके रेड होते हैं। अब रेड क्यों होते हैं, हीमोग्लोबिन के कॉमन, तो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में होता है हमारा आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आयरन के कारण, और आयरन और O2 की बहुत जमती है ना, इसलिए ये काम करते हैं O2 ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। ठीक है, तो ये समझ गए आप कैसे करता है काम, O2 ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अच्छा, इनका साइज भी एक एग्जाम में पूछा गया था, साइज क्या है, 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है RBCs का, लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब WBCs का क्या होता है, इनका काम होता है डिफेंस का। तो मेनली डिफेंस का जो काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का, आपका श्वेत रक्त कणिकाओं का। ठीक है, और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ना, रक्त का थक्का वगैरह बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण बनता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। एंड फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है इनका, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो,
तो ये इतना मैंने बता दिया आरबीसीज़ के बारे में, डब्ल्यूबीसीज़ का, प्लेटलेट्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा भैया? डब्ल्यूबीसीज़। ठीक है, रक्षा कौन प्रदान कर, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन काम करता है? डब्ल्यूबीसीज़। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, वर्ली पेंटिंग भारत के किस राज्य की लोक पेंटिंग है? वर्ली पेंटिंग बताओ। तो ये वर्ली पेंटिंग भैया कहाँ की है? तो वर्ली पेंटिंग आपने सुना, पहले सुना होगा यार, ये तो ऐसे तो है नहीं वर्ली पेंटिंग आपने सुना ना हो। तो ये कहाँ से? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ये देख लो आप, ये इसको वर्ली पेंटिंग कहते हैं, ये ऐसी कुछ होती है वर्ली पेंटिंग। ठीक है तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, आपकी वर्ली पेंटिंग हो गई। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ और आपको करा देता हूँ। आ जाओ, कुछ ये महाराष्ट्र मार्क कर लो पहले आप। ठीक है, अब मैं कुछ और पेंटिंग दिखा देता हूँ आपको। देखो ये सब इम्पोर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी आपने सुना होगा ना, निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया था मधुबनी साड़ी पहन के। तो ये कहाँ से? आपका बिहार से रिलेटेड है। तो मधुबनी मेनली बिहार राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसी मधुबनी पेंटिंग दिखती है। ये कलमकारी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग मेनली कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो ब्लॉक प्रिंटेड होते हैं, इसमें क्या होता है? कलम। दीज पेंटिंग्स आर मेड इन आंध्र प्रदेश, इट इज़ हैंड पेंटेड एंड ब्लॉक प्रिंटेड विथ वेजिटेबल्स डाइज अप्लाइड। मतलब सब्जियों वगैरह से पेंटिंग हो रही है, देख रहे हो? तो ये मेनली कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कलमकारी पेंटिंग का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो पाता चित्रा पेंटिंग ये कहाँ मेनली होती है? तो ये होती है मेनली कहाँ? ये उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में होती है। देखो पाता चित्रा इज ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ पुरी। तो लॉर्ड जगन्नाथ पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा होती है उसकी फेमस है ये पाता चित्रा पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग के बारे में बताओ। कालीघाट पेंटिंग ये कहाँ होती है? मेनली होती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में होती है ये। इसमें मिल मेड पेपर होता है प्रेमरली बाय स्क्रॉल प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये आपको कालीघाट पेंटिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे कैसे कर दिया ये कालीघाट। ठीक है, चलो ये पहाड़ पेंटिंग ये मेनली राजस्थान में होती है। ठीक है, तो ये मेनली राजस्थान में होती है। ये कुछ ऐसे होती है, देखो तो प्राइमरली इन सर्टेन विलेज ऑफ राजस्थान बाय मेंबर्स ऑफ जोशी क्लैन बाय द चिप्पा कास्ट एंड नरेट्स द डीड्स ऑफ रीजनल एंड हीरो गॉड्स। मतलब जो अपने रीजनल हीरो होते हैं उनको दिखाते हैं। थांका पेंटिंग कहाँ? सिक्किम में, मेनली सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी। तो ये थांका पेंटिंग, उसमें क्या होता है? बुद्धिस्ट पेंटिंग होती है, इसमें बुद्धों का बनाया जाता है, अपने मतलब बुद्ध की चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको 6 के 6 पेंटिंग मैंने बता दिए, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अच्छा कुछ मार्शियल डांस बता दो तुम लोग। मार्शियल डांस लिख लो, आ जाओ। मार्शियल डांस फेमस है, अब मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, मार्शियल डांस आ जाओ, कर लो यहीं पे। तो मणिपुर का कौन है? मणिपुर का फेमस मार्शियल डांस कौन सा है? थांगटा। तो मणिपुर का फेमस मार्शियल डांस थांगटा हो गया। ठीक है, मिजोरम का बताओ। तो मिजोरम का क्या है? मिजोरम का हो गया इनबुआन। तो इनबुआन हो गया मिजोरम का। और बताओ, और मध्य प्रदेश का कौन सा? मध्य प्रदेश का हो गया मल्लाखंबा। ऐसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मल्लाखंबा, मध्य प्रदेश मल्लाखंबा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मल्लाखंबा, ये अच्छा तुम लोग सही से मल्लाखंबा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में बताओ, तमिलनाडु में कौन सी है? सिलाम्बकम, सॉरी सिलाम्बम। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, सिलम्बम हो गया तमिलनाडु में। और केरल का भी लिख लीजिए, कलारीयट्टू। तो केरल का क्या है? कलारीयट्टू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए, मार्शियल आर्ट्स है, फेमस मार्शियल आर्ट्स हैं, तो ये आपको याद रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की मार्शियल आर्ट्स कौन सी? मर्दानी खेल। तो महाराष्ट्र का कौन सा हो गया? मर्दानी खेल। कहाँ उसको? मर्दानी खेल हो गया महाराष्ट्र का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मार्शियल आर्ट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। अब आता हूँ मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, आज खेल करते हैं। ठीक है, ये कोई फैक्ट्री है। ठीक है, ये कोई फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री बनाती है 10 यूनिट बनाती है। 10 यूनिट क्या बनाती है सर? 10 यूनिट बनाती है आपकी बिस्कुट। 10 यूनिट बना दिया इसने, बिस्कुट बना दिया। ठीक है, और 10 यूनिट हर का रेट कितना? 10 है, तो 10 गुणे 10 कितना हो गया? इसका जीडीपी कितना हो गया? इसका जीडीपी हो गया 100। ठीक है, तो ये हो गया इसका जीडीपी। ठीक है, ये इसका जीडीपी हो गया 100। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब यही कंपनी पुराने ज़माने की कंपनी है, आपको अब कहाँ मिलते थे ऐसे? मान लो ये 2011 की बात है। ठीक है, 2011 की, अब ये 2025 की बात है। 2025 की बात है।
तो अब इसमें यही सेम कंपनी है, कंपनी सेम है, बस क्या किया है इसने रेट बढ़ाया। ये 10 रुपये था 20 के, बट 10 बिस्कुट ये 10 ही बना रही है। तो ये कितना हो गया इसका जीडीपी? 200 रुपये हो गया। सर जीडीपी तो दुगना हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ भैया। आप ये कहोगे जीडीपी 100 से 200 हो रहा है तो गुड़े डबल हो गया, तो डबल हो गया जीडीपी। बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप, ठीक है। जीडीपी सेम ही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो अगर करंट प्राइस पे अगर जीडीपी निकालें, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। अगर देखो करंट प्राइस पे जो जीडीपी निकलता है, करंट प्राइस पे अगर जो जीडीपी, उसको क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कहते हैं करंट प्राइस वाले को। लेकिन तो ये नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन है, मतलब इसने महंगाई को ध्यान में रखा ही नहीं थी। महंगाई से ये तो हमने महंगाई बढ़ाई है ना, ये तो 10 रुपये इसमें महंगाई जुड़ी हुई है, हमें सामान तो उतना ही मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अब जो होता है ना रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को हम निकालते हैं कैसे, कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं इसको। कांस्टेंट या बेस प्राइस जो होता है कॉन्सेप्ट हमारा है ना, तो कांस्टेंट प्राइस या हमारा बेस प्राइस जो होता है, तो कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी को हम जैसे अब 10 रुपये है, ठीक है, तो रुपये 10 है। अब इन प्लेस आप 20 के जगह 10 रख के देखोगे आप, तब कितना 100 ही तो बनेगा, ठीक है। 100 बनेगा, जीडीपी भी 100 आएगी, फिर तो आपका ऑलमोस्ट जीडीपी सेम है। तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उतना ही है, कंट्रीब्यूशन जो है, तो कंट्रीब्यूशन सेम है, बट भले ही आपके पास 200 हैं बट कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है। इसीलिए वो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट 2011-12 चल रहा है ना, तो यही हमारा बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे हमें रियल ग्रोथ पता चलेगी। तो ये आपको पता चल गया। अब इन्फ्लेशन समझ लो, यहीं पर इन्फ्लेशन है क्या, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन आपका राइज इन प्राइस है, मतलब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाना, राइज इन प्राइस, कीमत में जो बढ़ना होता है, तो कीमत बढ़ जाना ही इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन भी 2 प्रकार की होती है, एक डिमांड पुल, ठीक है, तो एक होती है डिमांड पुल। डिमांड पुल अभी मतलब समझाता हूँ इनका, डोंट वरी, परेशान मत होइए। डिमांड पुल और कॉस्ट पुल, तो अब देखो दोनों का क्या मतलब हुआ सर। डिमांड पुल में मतलब मांग बढ़ेगी, तो आप कुछ चीज़ें से मांग बढ़ गई। अभी नवरात्रि वगैरह में आप केले वगैरह का दाम बढ़ जाता है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, सब व्रत रहते हैं, आपको फ्रूट्स चाहिए होता है, तो डिमांड, केले की डिमांड जैसे ही बढ़ी, केले का रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया केले में, तो वो हो गया डिमांड पुल सिस्टम, ठीक है। कास्ट पुल क्या हो गया सर, अब केले के लिए जो खाद आती है, केले के लिए जो पकाने के लिए जो दवा आती है सर, उनका रेट बढ़ गया, तो अब हम हमारी कास्ट लागत ही ज़्यादा हो गई, लागत ज़्यादा हो गई, लागत बढ़ गई, तो हम उसका रेट तो लेंगे ही। अगर तुम्हें बताओ, पहले केले को एक केला बनाने के लिए पहले आपको 5 रुपये लगता था, अब उसी एक केले को बनाने के लिए आपको 7 रुपये लगता है, तो आप ऑब्वियसली 2 रुपये ज़्यादा लोगे कि नहीं लोगे अपने ग्राहक से। तो दिस इज़ द कॉस्ट पुल एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिस्टम, ओके। तो ये आप समझ गए, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इन्फ्लेशन तो आप समझ गए, एक कॉन्सेप्ट और है यहीं पर, हट जाओ, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन का उल्टा कर दो तो डिसइन्फ्लेशन हो जाए। क्यों उल्टा कर दें भाई, बिल्कुल गलत बात। इन्फ्लेशन रेट में कमी होता है ये, तो इन्फ्लेशन रेट में जो कमी आई उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। मतलब देखो पहले कितनी महंगाई कितनी थी, पहले 4% थी, 4 से अब 3% हो गई, तो इसको कहेंगे हम डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। बट महंगाई तो अभी भी बढ़ रही है, महंगाई स्टिल बढ़ रही है, बट रेट में कमी आ गई। पहले 4% की तेज़ी से बढ़ रही थी, अब 3% की तेज़ी से बढ़ रही, तो ये होती है, ठीक है। चलो इतना तो आपको हो गया, आ जाओ कुछ और करते हैं, अरे मतलब यही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो वास्तविक जीडीपी को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है आपका, तो ये भी सही हो गया। जीडीपी में वृद्धि का मतलब जरूरी नहीं कि लोगों का कल्याण हो, और ये समझते हैं हम लोग। ये किसका घर है, अंबानी का घर है, अंबानी की दुकान है, मतलब ठीक है, अंबानी की दुकान है। अंबानी ने खूब सारा बनाया, तेल बनाया, डेटा बनाया, जियो बनाया, तेल बनाया, डेटा बनाया और जियो सिम बनाई, खूब बेचा, खूब कमाया, ठीक है, खूब बेचा, खूब कमाया, इसने जीडीपी बढ़ा दी। अब जीडीपी तो देश की बढ़ेगी ना, जीडीपी तो इंक्रीज होगी देश की, बट उससे तुम्हें क्या मिला, तुम तो स्टिल तुम अभी बैठे क्लास कर रहे हो। एक किसान को क्या मिला,
किसान की जीडीपी, किसान का कल्याण, किसान पहले भी एक रोटी के लिए कमा रहा था, आज भी उसे उसका कल्याण तो नहीं हुआ ना। ये जरूरी नहीं कि जीडीपी बढ़ रही है तो उससे आपका कल्याण होगा उस देश की पॉपुलेशन का, बिल्कुल गलत बात है। लोगों का कल्याण डजंट मैटर ऑन जीडीपी, ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो ये ध्यान रखें, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आपका पूछा है नहीं तो नन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है तो ये आपका आंसर होगा। समझ गए पूरा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा चलो, एक और कॉन्सेप्ट है, मैं यहीं पर समझा ही देता हूँ, इतना सब कर रहे हैं। देखो, अब जीडीपी यहाँ पे तेल खोद रहा है, निकाल रहा, मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही हैं, उससे ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, इससे पड़ोस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पड़ोस पर जो भी पॉजिटिव इफेक्ट, लाभ हो या निगेटिव इफेक्ट, कुछ तो पड़ेगा ही भाई। कि यार हमें ध्वनि पोल्यूशन हो रहा है, हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई नहीं, मैं भी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, बगल में कोई बैठा वो पढ़ नहीं पाएगा। मैं चिल्ला रहा हूँ इतना क्योंकि शोर हो रहा है, गाड़ियों की आवाज़ है, तो सर डिस्टर्ब होता है उससे। तो ये जो प्रभाव होता है इसको क्या कहता है, एक्सटर्नैलिटी। ये किस टर्म से हम डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो ये भी आप यहीं पर समझ लिए, ठीक है। बस ये इतना समझाना था आपको इस क्वेश्चन में, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बात करता है। देखो, आर्टिकल 72 क्या बात करता है, आर्टिकल 72 बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जो किस बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में भी क्या, जो पार्डनिंग पावर होती है, मतलब क्षमादान शक्ति। सर राज्यपाल के पास भी तो होता है, बिल्कुल होता है। देखो अब आर्टिकल 161 क्या है, ये हो गया आपको गवर्नर का, तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर हो गई, ठीक है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, दोनों पावर है, दोनों के पास पावर है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में। ये डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकता है, डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकता है, बिल्कुल माफ़ कर सकता है, बट ये नहीं। मृत्युदंड की सज़ा मिली है अगर आपको, तो उसको ये माफ़ नहीं कर सकता गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, कांट। ओके, एक और चीज़ गवर्नेंस नहीं कर सकता, अगर किसी को सज़ा मिलती है मार्शियल लॉ के तहत, मार्शियल लॉ के तहत सज़ा, तो मार्शियल लॉ के तहत सज़ा मिलती है तो उसको भी केवल प्रेसिडेंट ही माफ़ कर सकता है, ये नहीं माफ़ कर सकता, मतलब गवर्नर नहीं माफ़ कर सकता उस व्यक्ति को जिसको मार्शियल लॉ के तहत सज़ा मिली है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इन दोनों को, ये दोनों अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा तो चलो कर लो टाइप्स ऑफ, मैं कराना नहीं चाहता था बट कर लो तुम लोग, आ जाओ। कितने प्रकार की डेथ सेंटेंस होती हैं, मतलब सज़ा कितने प्रकार की माफ़ कर सकती है क्षमादान शक्ति में, टाइप्स कर लो उनके। पहला हो गया देखो, पर्डन हो गया, नॉर्मल पर्डन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, कम्यूट हो गया, दूसरा हो गया कम्यूट हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, रिमिशन हो गया, ठीक है, तो तीसरा हो गया रिमिशन हो गया। चौथा रिस्पाइट हो गया, तो चौथा क्या हो गया, रिस्पाइट हो गया सर। पांचवा क्या हो गया, रिप्राइव हो गया, ठीक है, तो रिप्राइव हो गया। अब ये 5 प्रकार के हैं, इनको कैसे क्या माफ़ करते हैं, चलो। तो पर्डन का मतलब क्या होता है, मतलब एब्जॉल्व, पूरी तरह से माफ़, जा सिमरन जा, तो एब्जॉल्व कर देना मतलब छोड़ देना सर, ठीक है, तो छोड़ देना मतलब पूरी तरह से छोड़ देना, मतलब जाओ भाई तुम ऐश करो, ठीक है। तो ये होता है एब्जॉल्व, मतलब पर्डन। मतलब कम्यूट का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज करना, मतलब जो फॉर्म है आपकी पनिशमेंट की, मतलब उम्र कैद को कैद में या कुछ साल की सज़ा में बदल देना, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देना, तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज करना होता है, ठीक है। इसमें कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ आज, तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज होता है, ठीक है। रिमिशन में क्या होता है सर, एक्सटेंट चेंज होगा, मतलब फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होगी, एक्सटेंट चेंज होगा। एक्सटेंट चेंज कैसे, मतलब इसका क्या हो गया, अगर किसी को 20 साल की सज़ा, उसको हमने कम करके 10 साल कर दिया, एक्सटेंट चेंज किया सिर्फ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिस्पाइट क्या होता है, इसमें देखो ये सेम एक्सटेंट ही चेंज होता है, बट इसमें हेल्थ का कारण दिया जाता है, जैसे हेल्थ को देखकर, जैसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है तो उनके लिए सजाओं में कुछ कमी की जाती है, ठीक है, तो हेल्थ को देखकर किया जाता है ये।
और रिप्राइव क्या होता है? रिप्राइव होता है इसमें टेम्परेरी होल्ड लगा दिया था, आपको जो भी सज़ा मिली है टेम्परेरी होल्ड लगा दिया था, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सज़ा पर होल्ड किया जाता है, मतलब फांसी की सज़ा मिली है तो अभी होल्ड है, माफ़ नहीं हुए आप, कभी भी हो सकती है बट अभी नहीं होगी, अभी होल्ड लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको टाइप्स मैंने बता दिए। चलो अच्छा, ये दोनों आर्टिकल भी कर लो, इनको क्यों छोड़ रहे हो बेचारों को। तो आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑर्डिनेंस पावर। 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये किसको? प्रेसिडेंट का पावर होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट का पावर होता है, ये लिख लो, फिर मैं भी बताता हूँ ऑर्डिनेंस क्या होता है। और 213 क्या होता है? 213 होता है, ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस बनाने की जो जारी करने की जो शक्ति होती है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास होता है। ठीक है, अब आओ मैं तुम्हें ऑर्डिनेंस अरे यार चलो यार, यहीं पर समझ लो। ठीक है, यहीं पर समझा देता हूँ। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है, देखो, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक ना हो रही हो, दोनों की बैठक नहीं हो रही, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? 123 आर्टिकल 123 के तहत एक लॉ बना सकता है। लॉ बना दिया इसने। ठीक है, लेकिन ये लॉ तो बन गया, जैसे ही सत्र में आएंगे तो सत्र में आने के बाद ये क्या हो गया? सत्र में आने के बाद तुरंत 6 वीक के अंदर, तो 6 वीक के अंदर इसको पास कराना होगा, पारित कराना होगा, मतलब सदन से। ठीक है, तो पारित कराना होगा तभी ये जारी रह पाएगा ये कानून, नहीं तो रद्द हो जाएगा। अब 6 वीक ये मैंने बता दिया, लेकिन ये क्या होता है? 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है ये बताओ? 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप कितना गैप हो सकता है बताओ? मैक्सिमम 6 महीने का, 6 माह का, मतलब विद इन 6 माह एक सेशन, मतलब दोनों का हो जाना चाहिए। तो 2 सेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसे, ये जो ऑर्डिनेंस बना है इसकी कितनी हो गई लाइफ टाइम? तो 6 माह ये हो गए। ठीक है, 6 माह ये हो गए प्लस 6 वीक्स भी हो गए। ठीक है, अगर इतने में भी नहीं हुआ तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना ही कराना था आज आप लोगों को। यार जिसको PDF वगैरह चाहिए होगा वो टेलीग्राम में जाके ले लिया करो यार, इतना क्या तुम लोग परेशान होते रहते हो। अच्छा, अच्छे से करो क्लासेस वगैरह, तुम लोग के एग्ज़ाम वैसे भी थोड़ा लेट हो रहे हैं तो अच्छे से हो जाएगा रिवीजन वगैरह। परेशान हो मत हो, मैं सब कुछ करा दूँगा, आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, बस आप लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी कराओ यार, और सब्सक्राइब करो। कुछ खैर सर नहीं, अपने दोस्तों को नहीं करवाना, उनका सिलेक्शन नहीं चाहिए अपने को, है ना? ऐसा कुछ है क्या? चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, हैव अ गुड डे। और जो भी इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपनी इंडियन आर्मी बहुत है उन लोगों के लिए। ठीक है, जिस दिन चाहेगी उस दिन ख़त्म कर देगी उन्हें। ठीक है, तो आप वो लोग हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम लोग आराम से पढ़ाई करो। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।